जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त को बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima. So thank you so much. तार साहब, आज बात करनी है पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस की, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूं कि पाकिस्तान और भारत के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज कैसे आती हैं और कैसे बनती हैं। मैं एक बुक पढ़ रहा था, मोहम्मद वसीम साहब की बड़ी अच्छी बुक है, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान। वो ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर चार पार्टी सिस्टम आए हैं। एक जो फर्स्ट पार्टी सिस्टम आया वो 1952 से 67 के बीच में आया है। वो एक उस टर्म बोली जाती थी कैच ऑल पार्टी, कांग्रेस का एक जिसे कहते हैं ना रूज था। फिर ताड़ साहब वो कहते हैं कि एक सेकंड पार्टी सिस्टम आया जो कि 1967 से 1989 तक, जिसमें जो रीजनल पार्टीज थी इंडिया के अंदर वो मेन स्ट्रीम हो गई, और कांग्रेस की जो मोनोपोली है वो स्टेट लेवल पॉलिटिक्स पे टूट गई। और साथ में वो कहते हैं कि एक थर्ड पार्टी जो सिस्टम है वो भी आया, और वो 1989 से 2014 के दरमियान आया। ये तार सा बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो तीन चीज़ों का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं जी मंडल, मंदिर एंड मंडी। इसने इंडिया के अंदर जो है वो बड़ा रोल प्ले किया इंडियन पॉलिटिक्स को चेंज करने में। जिसमें मंडल कमीशन की रिपोर्ट है जो कि कहता है जी जो ओबीसीज थी, जिसे हम बोलते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस जो थी, उनको भी वोटिंग का हक दिया गया। फिर मंदिर जो था, जब 1992 में जो बाबरी मस्जिद हुई का वाकया हुआ, तो जो राम जन्मभूमि का जो राइट्स हुए और बीजेपी का वहां पर राइज हुआ। और फिर वो कहते हैं 1991 में जो इंडिया के अंदर लिबरलाइजेशन हुई, तार साहब, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हुई, तो उसने बेसिकली नेशनल बुर्जुआजीज पैदा की है। मतलब इंडिया को एक ग्लोबल मार्केट बन गया। और चौथी चीज वो तारड़ साहब कह रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी पे आते हैं। वो कहते हैं फोर्थ पार्टी सिस्टम है ये, जिसमें वो कहते हैं कि ये जो 2014 के बाद है, इसको वो बोलते हैं सिस्टम डिफाइनिंग पार्टी है। ये भारत का जो सिस्टम है उसको डिफाइन करने जा रही है। तारड़ साहब, ऑन दी अदर हैंड, जो पाकिस्तानी पार्टीज का सिस्टम अगर आप देखें, तो वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का वो बताते हैं कि किस तरह उनका रोल रहा। और वो शुरू हो जाते हैं 1963 से। नेशनल पीपल्स पार्टी बनी, फिर एमक्यूएम बनाई, फिर पीएमएल जुनेजो बनाई, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया, एमक्यूएम, पीएमएलएन, पीएमएलक्यू, ये सारी जमातें बनाई। और ये चूचू का मुरब्बा है। लेकिन इंडिया के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन है जो पॉलिटिकल पार्टीज की, वो कितना एक सिस्टमैटिकली जैसे जैसे निज़ाम चलता गया, सोसाइटी ड्रिवन पार्टीज थी। हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना बॉटम अप अप्रोच थी, हमारे यहाँ ये टॉप डाउन अप्रोच थी। पार्टीज को मुसल्लत कर दिया जाता था, और ये जो जो अपनी जो लीडरशिप होती है वो भी इम्पोज कर दी जाती है। तार साहब, फिर पाकिस्तान में आज इलेक्शंस हो रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? मैंने जस्ट ये 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन किया और हमारे व्यूअर्स को कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज की फॉर्मेशन और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के हवाले से आप कैसे देखते हैं? क्या जो 2024 का पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है, जो कि 2029 तक जाएगा, आपने पूरी ज़िंदगी एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ अमेरिका में भी और पाकिस्तान में भी पाकिस्तान के सिस्टम को बड़े करीब से देखा है, कैसे तब्दीली देख रहे हैं? कोई हम मुस्तकबिल की अच्छी उम्मीद रखें, या कि आप समझते हैं कि बिजनेस एज यूजुअल होगा? चीमा साहब, आज मैं बिलखसूस जिस तरह आपने खुद कहा है कि मैं स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस सारी जिंदगी में, अपने हाई स्कूल के बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, सिविक्स पढ़ी, पॉलिटिकल साइंस, फिर लॉ स्कूल 2 दफा। और दूसरा मेरा बैकग्राउंड जो है वो एक पॉलिटिकल फैमिली से है। मेरा आज फर्स्ट कजन ऑफ माइन इज स्टिल रनिंग फॉर पब्लिक ऑफिस टुडे इन दिस इलेक्शन। चीमा साहब, मैं लेकिन आज आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा, एक जो मेरा एनालिसिस मैं देना चाहूंगा कि वॉशिंगटन डीसी में आज आपके इलेक्शनों की क्रेडिबिलिटी क्या है। आज मैंने सबसे ज्यादा जो आज मैंने रिसर्च की है कि इंटरनेशनल मीडिया आपके इलेक्शनों को किस तरह देख रहा है। एक इंटरनेशनल मीडिया ने कहा है कि एक वजीर आजम जेल में है, एक जेल से निकला है, और एक का सिर्फ लास्ट नेम जो है वो उसके क्रेडेंशियल्स है। एक इंटरनेशनल मीडिया ने कहा। एक इंटरनेशनल मीडिया ने ये कहा है कि पाकिस्तान का इलेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है। एक तो उसके पास एटॉमिक पावर है, दूसरा उसके बॉर्डर्स हैं दूसरे मुल्कों के साथ, और फिर वो दूसरे मुल्कों के साथ हमेशा हालते जंग में है, इसलिए इंटरनेशनल कंसर्न, ये उन्होंने कहा। अब मैं थोड़ा सा रीबट करूंगा, ये जो आपने इसका इब्तदाइया बनाया है, इसका मैं रीबट ये करूंगा। हमारी पॉलिटिकल नशोनुमा के हालात क्या हैं? पाकिस्तान 76 सालों में से आधे साल तो निकाल दें जो आज डिक्टेटरशिप में रही, वो तो निकाल दें आप उसको। फिर उस हर डिक्टेटर ने सियासत के साथ, जमहूरियत के साथ तजर्बे किए।
अब मैं तेर में बताता हूं, हर डिक्टेटर ने आके सियासतदान बनने की कोशिश की है, इंक्लूडिंग अयूब खान। मैंने पिछले सेगमेंट में अर्ज किया था कि मैं प्रूव कर सकता हूं कि अयूब खान भी आज जिंदा है, जस्टिस मुनीर भी आज जिंदा है, गुलाम अहमद गवर्नर जनरल था वो भी आज जिंदा है, सिकंदर मिर्जा भी जिंदा है, क्योंकि ये पाकिस्तान की तबाही की फाउंडेशन इन लोगों ने रखी थी। और अगर ये आज अगर लोग जिंदा हैं तो फिर आप इलेक्शन से किस तरह चाहते हैं कि इलेक्शन आपकी किस्मत बदल देगा। फिर मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि आज यहाँ पे एशिया डेस्क के जो इंचार्ज हैं, आपके दोस्त हैं, क्रैगमैन, क्या उनका नाम है, माइकल क्रूक, उन्होंने जो आज पाकिस्तान की तस्वीर बनाई है, और एक इलेक्शन ऐसा हो रहा है पाकिस्तान जो इलेक्शन होने से पहले ही अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुका है इंटरनेशनल इदारों की नजर में। फिर स्टेट डिपार्टमेंट ने भी कल थोड़ा सा, पटेल साहब ने कुछ थोड़ा सा उन्होंने अपना कंसर्न का इजहार किया है। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसी ह्यूमन राइट्स की, उन्होंने 24 हादसा का जिक्र उन्होंने भी किया है कि पोलिटिकल, और फिर उसके बाद आज उनके 24 हादसा हो चुके हैं इलेक्शन रिलेटेड। और फिर उसके ऊपर जो है आज जलती पे तेल जो है, आप बशीन के अंदर और किला सैफुल्लाह के अंदर आपके आज 26 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। चीमा साहब, दर हकीकत आज अगर देखा जाए तो अच्छा, फिर मैंने पहले आपको बताया है कि अयूब खान साहब ने इलेक्शन लड़ा, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। फिर अयूब खान साहब ने जस्टिस मुनीर को कहा, जाओ बंगालियों को हमारी जान छोड़ दें। फिर जब बंगालियों ने जवाब दिया कि पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट बंगाल से शुरू हुई थी और वी आर 51% ऑफ पाकिस्तान, यू बेटर चूज योर, अपना नाम पिक कर लो, वी आर पाकिस्तान, हमारी बुनियादों में ये है। फिर एक डिक्टेटर आया जिसने गैर जमाती बुनियाद पर इलेक्शन कराए, आप उसको जमहूरियत कहेंगे, आप उसको सियासत कहेंगे? फिर उसके बाद मैं बताता हूं कि उसी बंदे ने जिसने गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन कराए थे, उसने डॉलर लेने के लिए अमेरिका से आपको जिहाद का रास्ता इस्लाम का बता दिया, और फिर उसके बाद आप उस ट्रैक से उतरे ही नहीं है, क्योंकि डॉलर बहुत आए। आज भी आपको गश पड़ते हैं डॉलरों के। आप आते हैं यहाँ पे तो वॉशिंगटन डीसी में आते हैं, प्रॉपर्टियां देखते हैं टोरंटो की, लंदन की, गश पड़ते हैं। वो सबसे बड़ा जुल्म उस डिक्टेटर ने किया है जिसने पाकिस्तान को बेचा इस्लाम का नाम देकर और डॉलर लिए उसने। और वो डॉलर एक भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। वो जो कंटेनरों में डॉलर जाते रहे हैं अफगान वार की वजह से, वो पाकिस्तान में एक दिन नहीं रुके वो पैसे। चीमा साहब, ये सियासत की फाउंडेशन है आपकी, तीनों की तीनों सो कॉल्ड सियासी पार्टियां, मैं सियासी पार्टियां नहीं कहूंगा, सियासी पार्टियां नहीं कहूंगा। कल आखिरी जलसा नून लीग का था, सारी फैमिली स्टेज पर थी, सिर्फ दो बंदे नहीं थे, हमजा शहबाज शरीफ नहीं था और उसमें जुनेद सफ्तर नहीं था, वो पता नहीं कब क्या, वो किसी और मार पे होंगे वो। लेकिन ये फैमिली एंटरप्राइज है, आप इसको सियासत कहते हैं? फिर जुनाब ने तकरीर फरमाई, अगले वजीर आजम ने मरी में। मैं बताना चाहूंगा आपके इशू इस वक्त क्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस, करप्शन, दहशतगर्दी। एक सिंगल लफ्ज नहीं बोला उन्होंने इन तीनों के बारे में। मरी में क्या, उन्होंने माल रोड के बहुत बड़ा जलसा था, उन्होंने कहा यू लव मी आई लव यू। खुडिया के अंदर जलसा किया, वहां पे यंग लोग थे, उन्होंने कहा आप यंग हो, आप मेरे नाल हैं, मैं आपके नाल हूं, और आप यंग हैं, मेरा स्पिरिट यंग है। ये प्लेटफॉर्म। उसके बाद चीमा साहब आगे चलते हैं, ठीक है। आज की मैं 3-4 खबरें, आज आपके इलेक्शन से एक दिन पहले आपके लोगों का माइंडसेट क्या है ये मैं बताना चाहूंगा। इमरान खान साहब की तस्वीर लीक हो गई है जिसमें फेशियल उनका हुआ था, बड़े फ्रेश नजर आ रहे थे, लग रहा था कि रान बकरे की खाकर आए हैं। बहुत कीमती नीले रंग का उन्होंने कोट पहना हुआ था, लोग चूम रहे हैं, कहते मुर्शिद आए, इस तरह कर। जो पढ़े लिखे हैं वो भी चूम रहे हैं, जो न पढ़े वो भी चूम रहे हैं। वो सियासी नहीं है, वो इस वक्त मजहबी रहनुमा है आपका, मजहबी रहनुमा है। सियासत की तरफ आप जाना नहीं चाहते, तरक्की की तरफ आप जाना नहीं चाहते। खुलफा राशिदीन का दौर, आए हाय हाय। चीमा साहब, उसके बाद दूसरी खबर ये है, दूसरा तड़का टोटे चलाए थे, उसकी ऑडियो निकली हुई है जो मानिका साहब ने टोटे चलाए थे कि मेरी बेबी किस तरह मसाज करती थी, खान साहब को मेरी तस्वीर कितनी बुरी लगती थी, वो निकली। ये आपकी इस वक्त हाईलाइट है, इस वक्त सबसे बड़ी हिलजुल ये हो रही है। अबूजर न्याजी साहब वो तस्वीर के साथ हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी हैं कि ये लीग किस तरह हुई है।
उसके बाद अगली खबर आपकी ये है कि हमारे बहुत बड़े सियासी पंडित और बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, वड़ाइश साहब, उन्होंने आर्टिकल लिख दिया है बांग्लादेशी मॉडल। उन्होंने कहा बांग्लादेशी मॉडल की गाड़ी तैयार हो चुकी है। अब मैं बताना चाहूंगा कि वो, मैंने उसके बारे में एक ट्वीट भी की है खैर, कि बांग्लादेशी मॉडल तो 10 साल था, 10 साल का आपने प्रेडिक्ट किया है। जिस मुल्क में आप बैठ के आर्टिकल लिख रहे हैं वहां पे 10 घंटे प्रेडिक्टेबल नहीं है। 10 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। खान साहब, मेरा मुर्शद, 12 साल का प्लान लेकर आया था, अब ये 10 साल का प्लान लेकर आ रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि वो मॉडल यहाँ फिट क्यों नहीं पड़ता चीमा साहब, वो फिट क्यों नहीं आएगा। हसीना वाजिद, उन्होंने बांग्लादेशी मॉडल क्या है पहले ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने कहा है मुक्तदरा, उन्होंने बड़ा खूबसूरत पर्शियन लफ्ज इस्तेमाल किया है एस्टेब्लिशमेंट के लिए, मुक्तदरा और जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी मिलके हसीना वाजिद को 5 साल, पांचवी दफा चल रही है। अब वो डेड एंड पे आ गई है क्योंकि वहां अपोजिशन पार्टी नहीं है। अब उनको अपोजिशन पे लीडर ही, अपोजिशन हाउस का लीडर नहीं मिल रहा। और इस इलेक्शन में उनके ऊपर एलिगेशन था कि उन्होंने खुद पैसे दे के लोगों को अपने खिलाफ इलेक्शन में खड़ा किया, क्योंकि उनके खिलाफ खड़ा ही कोई नहीं हो रहा था, अपोजिशन ने बाइकआउट कर दिया था। फिर उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो 29% टर्नआउट था, लेकिन 2 घंटों के अंदर कोई उनका आरटीएस सिस्टम टाइप का उन्होंने निकाला, 41% हो गया। चले, वो भी डेड एंड पे पहुंच चुके हैं। लेकिन आप उस मॉडल पे क्यों नहीं चल सकते। जमात इस्लामी के लोगों को उन्होंने फांसियां दी है, रेडिकल्स को, जो रेडिकल्स थे। आप कर सकते हैं। रिजवी साहब का बच्चा वजीराबाद पहुंचा था तो आप, पूरी सियासत कदमों में गिर गई थी, पूरी स्टेट गिर गई थी कदमों में। वो हसीना वाजिद के हाथ में आपने तस्वीर देखी है। आपका एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है जिसको बताया गया है कि टीएलपी के वोटों पे डाका मारो, वो फौरन नया पाकिस्तान छोड़ के रियासत मदीना पे आ गया, आज मजहबी लीडर है। हसीना वाजिद मजहबी लीडर है वो। ये डिफरेंस है आपका, ये डिफरेंस। आप रेडिकलाइजेशन से जान नहीं छुड़ा सकते। आपके खून के अंदर करप्शन और बल्कि रेडिकलाइजेशन भी करप्शन की एक फॉर्म आपने बना ली, क्योंकि पैसा इसमें बहुत है, बहुत पैसा है इसमें। अब चीमा साहब, उसमें अगली बात इसमें बताना चाहूंगा कि आपके 5000 कैंडिडेट हैं इस वक्त 266 सीटों पे, खवातीन सिर्फ 312 है। बांग्लादेश की तरक्की का सीक्रेट यह था कि उन्होंने खवातीन को निकाल लाए थे बाहर, माइक्रो फाइनेंसिंग करा के उन्होंने स्वेट शॉप्स बना ली थी वहां पे। आप वहां पहुंच सकते हैं, आप वहां मौजूद हैं। तो चीमा साहब, और दूसरा, इस पे अगले स्टेप पे चलना चाहूंगा कि इस वक्त जो दूसरी प्रेडिक्शन की जा रही है, कहते दूसरी प्रेडिक्शन ये है कि ये गवर्नमेंट जो आएगी ये 8 महीने से 1 साल आगे नहीं चलेगी, 2025 में फिर इलेक्शन होगा। कुछ पंडित ये भी फरमा रहे हैं, सियासी पंडित। वो क्यों कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं इस वक्त, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आज रिजल्ट निकल चुका है। इस वक्त आपकी कई एजेंसियों ने जो रिजल्ट निकाले हैं, वो रिजल्ट ये है कि नून लीग को 115 से 132 सीटें मिलेंगी, पीएस पार्टी को 35 से 40, पीटीआई को 23 से 29 और जहांगीर तरीन को 2 सीटें, 2 से 3, एमक्यूएम को 12 से 14, काफ लीग को 2 सीटें, फजलुर रहमान 6 से 8 सीटें। यह रिजल्ट आपका निकल चुका है। इसमें नवाज शरीफ साहब जो है, और फिर मैं पंजाब का रिजल्ट नहीं बताया। पंजाब का रिजल्ट ये है कि 297 सीटों में से 190 सीटें मुस्लिम लीग लेगी, और मरियम नवाज साहिबा जो है वो किसी अच्छा सा कीमती सा सूट पहनकर, कोई 5-10 हजार डॉलर के जूते पहन के हल्फ लेगी। मरकज में क्या होगा, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे और साथ शहबाज शरीफ साहब जाएंगे, ताकि बफर जोन बन सके एस्टेब्लिशमेंट के और वजीर आजम के दरमियान। जो उनके मैसेजेस होंगे वो लेके जाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब थोड़ा सा उनका वो जो मेरा ख्याल है टेम्पर लूज कर जाते हैं। लेकिन चीमा साहब, उसमें अगली बात ये बताना चाहूंगा कि 8 से 10 महीने से ज्यादा गवर्नमेंट वो कहते नहीं चल सकेगी, क्योंकि इनके पास इकोनॉमिक इश्यूज, इनके पास कोई हल मौजूद ही नहीं इस चीज का। वजीर आजम सदर बनेंगे आसफ जरदारी साहब, प्राइम आपके फॉरेन मिनिस्टर बनेंगे बिलावल भुट्टो साहब, ये भी डिसीजन लिया जा चुका है। अब उसके बाद चीमा साहब आगे चलते हैं। अगली बात यह है कि इस वक्त जो एक और भी एक एंगल आया सामने कि नवाज शरीफ साहब पहले सिग्नल भेज चुके हैं, भारत के साथ रिलेशनशिप अपने ठीक करेंगे, और उन्हें उनके माजी में भी कहा गया है। लेकिन आपकी मुक्तदरा जो है इस वक्त वो इस पेज पर इकट्ठे नहीं है। उसके बारे में सफाई ये पेश की जाती है, मोहतरम ने पहले बांग्लादेश का मॉडल पेश किया, साथ ही उन्होंने अमेरिका का मॉडल पेश कर दिया। उन्होंने कहा स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन के दरमियान कई दफा इख्तलाफात होते हैं, लेकिन सदर खैच के दरमियान में ले आता है।
दूसरी अगली बात मैंने आपसे ये मैं मेंशन करना भूल चुका हूं कि बांग्लादेश के मॉडल के अंदर जो बांग्लादेशी मॉडल है वो अपने पड़ोसियों के साथ हालते जंग में नहीं है। उनके भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। आपके इस वक्त जितने पड़ोसी हैं आप हर एक के साथ हालते जंग में, तो बांग्लादेशी मॉडल किस तरह चलेगा यहां से? मुझे कोई बता दे, ये बंदा कोई जी शऊर, मुझे ये ना कहो कि कोई कोई अनपढ़ बंदे भी खैर पता ही होता है चीमा साहब, कोई मुझे जी शऊर आदमी ये बता दे कि आप हर पड़ोसी के साथ हालते जंग में हो, आप तरक्की, आप सर्वाइव किस तरह करेंगे तरक्की को छोड़ दें? हाउ कैन यू सर्वाइव? जर्मनी हिटलर की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने 3-4 मुख्तलिफ फ्रंट्स के ऊपर जंग छेड़ ली थी। आपकी एक जंग अफगानिस्तान के साथ है, एक जंग आपकी ईरान के साथ है, एक जंग आपकी भारत के साथ, और जिनके सी पैक से आपने पापा जान खरीदे थे वो भी आपसे खुश नहीं। बताएं आप क्या करेंगे, आप किधर जाएंगे? ये इलेक्शन किस चीज, ये प्रॉब्लम जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये इलेक्शन ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की सलाहियत रखता है? फिर आगे मैंने बताई नहीं बात, चीमा साहब आगे क्या हो रहा है वो तो मुझसे पूछा नहीं आप। जी जी चीमा साहब जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन जो आ रहे हैं उनकी मंडियां, बकरा लॉटरियां, वो जो मंडी वो लगेगी वो भी दुनिया देखेगी। तो चीमा साहब ये दर हकीकत दुख है। उसकी वजह ये है कि 21st सेंचुरी है, मेरे पड़ोस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 1 लाख स्पेशलिस्ट बनाने की तैयारियां हैं, और आपको कहा जाता है गज़वा हिंद, खुलफा राशिदीन का दौर, मुर्शद पाक, बकरे, काले बकरे। कहते जज बशीर जो है वो पिंकी पीरनी के दहशत से गिर गया, कहते जिन आ गए वहां पे उसकी तपश से गिर गया वो अदालत। भाई बात जिनों से भी कभी चले मुझे। चीमा साहब ये कंट्री है आपका, ये एटॉमिक पावर आप जिनों से चलवाते रहे। अब कौन से जिन लेकर आ रहे हैं आप? अब क्या कर रहे हैं आप? मेरी समझ से बाहर है कि मेरा मकसद है कि कोई हिकमत अमली ही नहीं है, करप्शन पे हाथ नहीं डालना। आपको पता है कि आप कैंसर की तरह फैल चुकी करप्शन आपके अंदर, लोग मायूस हैं, पता नहीं फिर भी आप ना। इमरान खान कहता था उसका वो एक बच्चा था लौंडा लपाड़ा, मैं इधर से 5 मिलियन ला के इसके मुंह पे मारेगी, उधर से इधर मारेगी, ना उन्हें कुछ किया है, ना आप कुछ कर रहे हैं, ना नवाज शरीफ। वो बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा, मैं वो उनको सुन, उन्होंने पहले नवाज शरीफ के पीछे जाते रहे, अब उन्होंने भी आपकी मुख्तरा को धमकी दे दी। उन्होंने कहा मेरे वोट छेड़े तो मैं इमरान खान का भी रास्ता होता भी उस तो भी अगली सुपरलेटिव डिग्री चला जाना। लेकिन फरमाया क्या है उन्होंने, मैं आपको बिजली फ्री दूंगा, लेकिन साथ ही कहते सोलर एनर्जी से, ताकि इनको समझ ही ना आए। तो बिजली मैं फ्री कर दूंगा सोलर एनर्जी से। ये नवाज शरीफ का मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा कर्जों से। मैं पूछना चाहता हूं नवाज शरीफ साहब से, और पीली टैक्सियां किधर गई? आई थी पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ नून लीग वालों को देंगे आप कर्जे, नून लीग वालों को सारी करप्शन फिर रिपीट होगी। वो येलो टैक्सियां किधर जो आपने मंगाई थी, बताएं जरा। और चीमा साहब हजूर, जब तक नेशनलिज्म नहीं आएगा, जब तक पाकिस्तान की बुनियादें नहीं रखेंगे, जब तक आप अच्छे इंसान बनने की कोशिश नहीं करेंगे, तरक्की नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो शायद इस पाकिस्तान की किस्मत में नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब 14 अगस्त 1947 को ही आपने इस चीज का नहीं बुनियादें रखी, तो आज क्या कर रहे हैं? जब तक आप अयूब खान को मारेंगे नहीं, जस्टिस मुनीर को मारेंगे नहीं, मौलवी तमीजुद्दीन को दफनाएंगे नहीं, सिकंदर मिर्जा को दफनाएंगे नहीं, ये पाकिस्तान नहीं बचता चीमा साहब। वो जिंदा है, वो जिंदा, नजरिया जरूरत भी जिंदा है, हर चीज जिंदा है वैसे की। मौलवी, मैं बताना चाहूंगा, मौलवी तमीजुद्दीन बुर्का पहन के आया था सिंध असेंबली के अंदर। ये लोंडे लपाड़ों को कहे हिस्ट्री में पढ़ेंगे वो क्यों बुर्का पहन कर आया था। आज भी मुर्शद जेल से कहता मैं अपने गुआ का नाम बता दूं तो उसको फौरन उठा लिया जाएगा 9 मई के हादसे के साथ। ये सिस्टम है आपके, ये सिस्टम ठीक नहीं करना। कहना जी इस्लाम आ जाए, कहते इस्लामी निजाम आ जाए, पूरे मुल्क के अंदर दूध का गिलास नहीं खालिस मिलता, सब्जी बेचने वाला भी फ्रॉडी है,
धोती भी फ्राडी है, धोबी भी फ्राडी है, दर्जी भी फ्राडी है। ऊपर कहते हैं जी, कहते खुलफाए राशिदीन आए। ओए पहले सीखो, अपना अपनी शाह देखो, तुम हो कौन, इस्लाम को समझने की कोशिश करो और नमाजी तर्जमे से पढ़ लिया करो, शायद बेहतरी आ जाए। लेकिन चलो चीमा साहब, फिर इसके बारे में देखें चीमा साहब, मैं अफसोस के साथ कि मेरे ख्याल मेरा जो कंक्लूजन आपका सवाल था कि मेरे ख्याल में सिस्टम बेहतरी की तरफ जाने के बजाय मजीद खराबी में जाए, मजीद खराबी। और उसकी वजह भी बता देता हूँ, उसकी वजह बता नहीं चीमा साहब, मुझे आर्गूमेंट दे। चीमा साहब, टूटी फूटी मिनिस्ट्रियां बांटी जाएंगी एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये पिछली पीडीएम की हुकूमत थी, मैं वो बताना चाहता हूं, उसको रिपीट करें जरा। मिनिस्ट्रियां बांट ली थी, हर सियासी पार्टी ने अपनी अपनी मर्जी का अफसर ले आए थे, उनका किसी मिनिस्ट्री का दूसरे के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोई कोऑर्डिनेशन। आज मैंने आपको बता दिया, रिजल्ट तो ये खरा आ रहा है कि इनके पास अब मेजॉरिटी होगी, लेकिन कुछ टूटी फूटी पार्टियां के साथ, जिस तरह अब मैं एक छोटी सी मिसाल, अगर फॉरेन मिनिस्टर बन जाते हैं बिलावल भुट्टो साहब, नून लीग की पार्टी, नून लीग के साथ दूसरी गवर्नमेंट के साथ वो उनकी डिटैचमेंट रहेगी, वो अपने अफसर भी अपने सिंध से लेकर आएंगे और वो इनके साथ कम्युनिकेट भी नहीं करेंगे। उसका क्या हाल निकालेंगे? वो बांग्लादेशी मॉडल कहां से आएगा? फिर उसके बाद आप नून लीग की मैं बता देता हूं, नून लीग के अंदर मरियम नवाज का अपना ग्रुप है, शहबाज शरीफ का अपना ग्रुप है, नून लीग उस ग्रुपिंग का क्या करेंगे आप? वो कोऑर्डिनेशन किस तरह होगी आपस में? फिर तो चीमा साहब, दर हकीकत जब आपने इस चीज का इरादा कर लिया हो कि यहां से लूट के बाहर पैसा लेके जाना है और इसी लेकिन पे तार साहब, मैं आज आपको ये यहाँ पे टोकता हूँ। अभी शहबाज शरीफ साहब आज जियो पे कल वो बात कर रहे थे, सारे पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप को बुलाया था और उन्होंने बात की कि जितने भी वाइट एलिफेंट्स हैं, ऐसी गवर्नमेंट एंटिटीज जो कि प्रॉफिटेबल नहीं है, हम उनको सेल कर देंगे, जो कि ताकि हम वो बस पैसे ना डालते जाएं। तार साहब, आपको नहीं लगता एक हम टर्म बोलते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, सो ऐसे लग रहा है कि दिस इज होल ऑफ ए सिस्टम अप्रोच जो है वो इस दफा आ रही है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज पहले क्लियर है कि हमने आईएमएफ प्रोग्राम लेना है, हमने वाइट एलिफेंट्स खत्म करने हैं। ये एक जो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे, मैक्रो लेवल पे जो तब्दीलियां करने की जरूरत है, उसके लिए अदारे भी तैयार हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी, जैसे कोलिशन बनता है, अगर माइनस इमरान खान भी अगर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, दैट साहब, डोंट यू थिंक दिस इज गोइंग टू लीड एक प्रॉस्परस पाकिस्तान, या एटलीस्ट हम वो बुनियाद रख सकते हैं कि जिसकी तरफ हम अच्छे फैसले ले सकते हैं अगर हम होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सिस्टम अप्रोच पे चल पड़ें, सारे मिल जाएं और टफ फैसले लें जो कि कोलिशन में लेने की पॉसिबिलिटी है। ऊपर जो है वो भाई लोगों का जो हाथ होगा, जारी बात है, आपको पता भाई लोग किन्हें कहते हैं हम, तो सब ठीक हो जाएगा। बाकी नहीं, मैं डिसएग्री, जवाब ये दूंगा कि जिस बंदे की आपने मिसाल दी है उससे अगले दिन टीवी के ऊपर इंटरव्यू किया गया, उनसे पूछा गया कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के मालिक कौन है, उन्होंने कहा मुझे कोई पता नहीं, उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं मालिक कौन। उनसे पूछा गया कि आपकी फैमिली के कितने लोगों के पास डुअल सिटीजनशिप है, आपके भतीजे कितने डुअल, उन्होंने कहा मुझे कोई पता नहीं। उन्होंने कहा हमजा शहबाज शरीफ के ऊपर फला फला केसेस कहते, उससे पूछो जाके। मंसूर से इंटरव्यू किया उसने, उससे पूछो, मुझे पता ही नहीं। तालियां बजा। अब आप उस बंदे की बात कर रहे हैं और फ्रंट मैनों के जरिए उन्होंने खा पी जाना है सारा पाकिस्तान। साहब, फ्रंट मैन आएंगे, लुट पाएगी, तारीखी लुटे पड़ेगी, तारीखी लुटे। चीमा साहब, मुझे ये बताएं, इनको शहबाज शरीफ साहब को पता नहीं है कि एवन फील्ड अपार्टमेंटों का मालिक कौन? इनको ये नहीं पता कि मेरे भतीजे कौन कौन से ब्रिटिश सिटीजन है? उन्होंने कहा नहीं मुझे पता ही नहीं, आई डोंट केयर। चीमा साहब, ये एक गल्ला बहुत बुई है, बहुत बुई है। नेशनलिज्म के बगैर नहीं बचोगे चीमा साहब। मोदी साहब से कहो कि 2-4 किलो वहां से आपको भेज दें नेशनलिज्म, अगर पॉसिबल, वरना मुश्किल। किसी गमले में लगा ले नेशनलिज्म, भारत से मंगा के, फिर मेरे 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 पीछे पड़ जाते शायद ये इराक का एजेंट है। मैं नेशनलिज्म की बात कर रहा हूं, मैं दुखी हूं, माजर करके भेज दिया मुझे तुम लोगों ने, दुखी, और मैं उनकी नेशनलिज्म की मिसाल देता हूं। चीमा साहब नहीं, मुश्किल मुश्किल। मुझे तो खतरा है शहबाज शरीफ साहब नवा नका ना कुछ ठोक दें, वो भी पता है शौक है बहुत। चलो कोई नहीं, ठीक है चीमा साहब, चलता है।
जो कहते हैं जो बिकता है बेचो, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। लौंडे लपाड़े तैयार ने, वो कहते हैं आप, हम आपके नाल हैं, आप हमारे नाल हैं, ये पॉलिसी आपकी। जी हाँ साहब, लेकिन साहब ये हाँ जी, डॉक्टर साहब वो तो ठीक है, लेकिन लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं इस दफ़ा। आप की जो अप्रोच है, आप कहते हैं कि इन तिलों में तिल नहीं, ये थोड़ी देर पहले तो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन तार साहब जिस तरह केस बनाए गए नवाज शरीफ के खिलाफ, शरीफ फैमिली के खिलाफ, उसी तरह जिस तरह आज किया जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ केस बनाए जा रहे हैं, मतलब ये कोई एक नहीं हम कहेंगे कि हम नवाज शरीफ का नाम ना लें, बाकियों का नाम लें। ये जब केस बनाए जा रहे हैं तो ये सारे फेक केस थे, और कुछ अगर ठीक भी थे तो उस पर जो है वो उसकी भी पोलिटिसाइजेशन हो गई। तो नैब उन्होंने ख़त्म कर देना है, जिसकी वो कह रहे हैं हमने अकाउंटेबिलिटी को, ये तरीका पॉलिटिकल वो है ही गलत है। दूसरा वो कोलिशन की बात कर रहे हैं। माजरत खान साहब बनाई भी इन्होंने थी ना, नहीं कैफर तार साहब रहमान साहब बना के वो हम भी यही करते रहे, वो ये नहीं फाउंडर नहीं है उसके। वो एक और कौमी एहतसाब और था, लेकिन ये बेसिकली मॉडल जो था ये मुशर्रफ देके गया था, सारी बात है। लेकिन आपकी सही बात ठीक है, वो सैफुर रहमान की आप बात कर रहे हैं। लेकिन तार साहब अभी जो सिचुएशन नज़र आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि अगर 60 से 65% लोग बाहर निकल आते हैं वोट डालने, तो हो सकता है बहुत बड़ा सेटबैक हो। ये जो जितनी भी इन्होंने फील्डिंग लगाई है, फील्डिंग ही खराब हो जाए। और अगर 50% के करीब लोग आते हैं, तो इट मीन वोट डालने आते हैं, टर्न आउट रहता है, तो वो शायद एक स्टेटस को होगा। तार साहब आपको लगता है कि पाकिस्तान की यूथ सही फैसला करेगी? आप अक्सर यूथ पे कमेंट करते हैं। यूथ इस वक्त जो है तारड़ साहब, वो तकरीबन 45 मिलियन के करीब है। 55 मिलियन, 56 मिलियन रादर, 50 आउट ऑफ 130 मिलियन, यानी कि 113 करोड़ वोटों में से 5.5 करोड़ या 6 करोड़ के करीब यूथ है पाकिस्तान में। आपको लगता है वो कल आज सही फैसला करेंगे पाकिस्तान के लिए? मैं आई विश चीमा साहब, मैं विश करता हूं कि उनके पास ये सेंस होती है। उनके सामने पहले 55 जलसे मेरे मुर्शद पाक ने किए साइफर के ऊपर, वो उनको परफॉर्मेंस बेस नहीं थी उनकी, सही बात है। अपनी परफॉर्मेंस बेस सामने आते ना। मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, ट्रू। अगर मैं कोट करना चाहूंगा, शेख रशीद साहब की बात थी, उन्होंने कहा कि हमें अगर निकाला ना जाता तो हम वैसे ही निकलने वाले थे, इतने अनपॉपुलर हो चुके थे परफॉर्मेंस बेस पे। तो ये तो दर हकीकत ये तो लॉटरी निकल आई ना, कुब्बे लत पै गई ना, तो कुब्बे लत निकल पई सी इमरान खान साहब, परफॉर्मेंस तो थी ही नहीं उनकी। पहले 100 डेज की उन्होंने परफॉर्मेंस बताई, परफॉर्मेंस ही कोई थी। और मुर्शद पाक ने पहले भैंसें बेची, बीएमडब्ल्यू गाड़ियां बेची प्राइम मिनिस्टर, उसके फिर हेलीकॉप्टर से नहीं उतरे। तो चीमा सा परफॉर्मेंस उसकी उसकी वजह ये अनफॉर्चुनेटली, आई विश, मैं वो जिस तरह कहते हैं ना, आई विश के कौम के पास कोई चॉइसेस होते हैं, कौम के पास बैड एंड वर्स का चॉइस है, ये दिस इज नॉट अ गुड चॉइस। अब यूथ भी क्या करे, और यूथ ऐसी है जो अंधी कर दी आपने, पढ़ा पढ़ा के उनको उर्दू, और उनको टीके मजहब के लगा लगा के। इस वक्त आप भी, मैं आई एम सरप्राइज, टीएलपी इज स्टिल वेरी पॉपुलर। उनके जलसे आपने देखे नहीं? मैंने देखे, मैंने तकरीरें सुनी है अलवी जूनियर साहब की, इज वेरी पॉपुलर, वेरी पॉपुलर। जो कि मेरे लिए बहुत एक तशवीश की बात है कि 21st सेंचुरी के अंदर एक उन्होंने किसी फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट ने जाके इंटरव्यू लिया एक मौलवी बच्चे से, उसने कहा भाई आप बेटा जरा पाकिस्तान के मुस्तकबिल में आपका क्या ख्याल है? उन्होंने कहा तालिबान देखें, हमारी उनकी करेंसी हमसे बेहतर है, हमारे लिए हमारा मॉडल तालिबान है। ये उस जलसे में किसी ने, तो चीमा साहब ये देखें, फिर आप जो तार साहब आप आज जो आप बोया था वो आप काट रहे हैं, लेकिन इसका अंजाम बहुत गलत है। तार साहब आज इमरान खान के जो बेटे हैं, कासम खान एंड सुलेमान खान, जो जमामा गोल्ड स्मिथ से उनके बेटे हैं दो, उन्होंने लंदन में अपनी जो तहरीक इंसाफ का जो झंडा है उसकी तस्वीर लहराई और सारे पाकिस्तान में शोर मच गया है। आज से पहले वो अपने बाप की कंपेन में नहीं आए। सो इट मीन्स वो बोले तो नहीं है, लेकिन उन्होंने एक मैसेजिंग की है। ऐसे वो कहते हैं उन्होंने ना, न्यूज़ ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मेरे अब वोट दे पीटीआई। जी उन्होंने कहा वोट दें। आपको लगता है तार साहब इमरान खान के बाद वो हो सकता है आगे कुछ संभाल ही लैंड सारा इधर निजाम? पॉसिबल, हाँ? अगर अपॉर्चुनिटी हो इसमें से कोई 2-4 बिलियन डॉलर निकल सकता हो तो दे आर बिजनेसमैन, ऑफ कोर्स दे शुड, व्हाई नॉट। ये तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अगर उनको देखे ना, वो तो उनके तो मामू और उनके ननियाल सारे जूश, उनका बैकग्राउंड है, दे आर बिजनेस माइंडेड पीपल। अगर पाकिस्तान से 2-4 बिलियन लूट के ले जाया जा सकता हो तो दे शुड कम डेफिनेटली, व्हाई नॉट। आएंगे, वो क्यों नहीं आएंगे? कारोबार की कारोबार कहते हैं कारोबार करने के लिए चाहे अफ्रीका चले जाए, आप क्या फर्क पड़ता है?
वो चीमा साहब ये मुझे बताएं, ये जो दूसरी पार्टी अभी आ रही है, ये आपको पाकिस्तान बचाने आ रही है? ये सारे ओहदे तो बांट लिए हैं, डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, सारी फैमिली के तो फैमिली एंटरप्राइज है। शहबाज शरीफ फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर आ रहा था ये फॉरेन मिनिस्टर तो आ रहे हैं ना, बिलावल भुट्टो साहब। हाँ, वो अगर 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 नोनली के बाद थोड़ी सी भी मेजोरिटी हुई तो उन्होंने वो नहीं देना उनको, वो कह रहे हैं। सर इनको अपनी नर्स की बच्ची नजर आ जाए उसको भी मिनिस्ट्री एक दे देते हैं। अगर इनका कोई अच्छा चौकीदार हो, अच्छा रोटी पकाने वाला तंदूरची अच्छा, उसको भी मिनिस्ट्री दे देते हैं घर में, फिर ना बचे फिर किसी को बात। आप देख ले, देख ले। मैं जरा पर्दे से बात कर गया, नर्स घर में अच्छी हो, उसकी बच्ची मैट्रिक कर ली हो, कहते भी वजीर। आज मैं छोटी सी मिसाल देना जो, मैं अगले दिन मैं आखिरी अयूब खान साहब का सुना, एक बैटमैन था सूबेदार, कोई बड़ा अच्छा आदमी था। तो मैं जरा देखें पाकिस्तान की बुनियादें किस तरह रखी, ये बिल्कुल सही वाकया किसी ने बताया। चीमा साहब वो बैटमैन बहुत अच्छा था, जूते शूते बड़े अच्छे, बेल्ट शर्ट सही पॉलिश करता था, अयूब खान को यूनिफॉर्म बड़ा पहनाता था, सर सर करता था। उसके लड़के ने ला कर लिया, एलएलबी कर ली, तो उसने आके अयूब खान साहब को कहा कि मेरे लड़के ने ला कर लिया सर, उसको जज बना दिया। उन्होंने सेक्रेटरी लॉ मिनिस्ट्री को बुलाया, उसने कहा इसके लड़के को हाईकोर्ट का जज बना दिया। तो उसके ऑर्डर जारी हो गए। जब ऑर्डर जारी हो गया हाईकोर्ट के, तो वो लड़का अभी यंग वकील था, तो उसने कहा अपने वालिद साहब को कहा जी मैंने तो सिविल जज के लिए कहा था, इन्होंने हाईकोर्ट का जज बना दिया, तो इनको कोई ऑर्डर चेंज करे। तो वो ऑर्डर वापस लेकर गया, तो अयूब खान ने उसको कहा सर मैंने तो सिविल जज के लिए कहा था, आपने इसको हाईकोर्ट का जज बना दिया। तो उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री सेक्रेटरी लॉ मिनिस्ट्री बुला के उसको कहा, इसको समझाओ कि मैं सदर हूं, मैं तो हाईकोर्ट का जज बना सकता हूं, सिविल जज मैं नहीं बना सकता। अच्छा, उसने कहा ठीक है। फिर उस सेक्रेटरी जो लॉ था उसने बुला के कहा, सिर्फ इंग्लिश में ये लिख कर इस एप्लीकेशन पे लिखो कि आई एग्री। उसने कहा आई एग्री इंग्लिश में, उसने कहा यू क्वालिफाई, नाउ यू आर हाई कोर्ट जज। तो चीमा साहब, फिर मेरा मकसद है, इस मुल्क में माजी में भी ये होता रहा, आज भी हो रहा है ये। मैंने जिस तरह बताया है कि घर में नर्स अच्छी हो, तंदूरची अच्छा हो, वो भी मिनिस्ट्री उनको दे। सिस्टम इनके घर की बांधी है तारड़ साहब, वो तो आपकी बात सही है। ये तो जो इनको अच्छा लगे वो कानून बन जाता है। जो इनको अभी वो जैसे कसूर में बातें कर रहे थे कि हम ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, किथों होना है। वो बिलावल साहब कहते हैं मैं तनख्वाह डबल कर देंगे, कहाँ से आना है? कोई बंदा इकोनॉमिक मॉडल नहीं दे रहा। ये बता रहे हैं पैसा लगाएंगे कैसे, ये नहीं बता रहे कि हम पैसा आएगा, जनरेट कर। हाँ, वो ये कोई बात नहीं हुई तारड़ साहब। कहते दूध की नहरें चलेंगी, ये नहीं बताते दूध आएगा कहां से, बकरी का होगा कि भैंस का होगा या गाय का होगा, ये नहीं पता किसी को। कि कौम जो सामने खड़ी है सलाहियत नहीं रखती ना इसको समझने की। इकोनॉमिक्स के स्पेलिंग पूरे पाकिस्तान में किसी को आते हो तो बात हो इकोनॉमिक्स की। और हमेशा ये इकोनॉमिक्स, ट्रेड वहां होता है जहां लॉ एंड ऑर्डर हो, ट्रेड वहां होता है जहां सुकून हो, जहां पशीन में 28 लोग मरे क्वेटा में, फॉरेन इन्वेस्टर आता है वहां, आएगा वहां। कोई एयरलाइन आपके को जाके राजी नहीं पाकिस्तान में, चीमा साहब, तो वहां पे इन्वेस्टर कहां से आएंगे दूसरे। लेकिन चीमा साहब, इसका मैं हमेशा आपको मैं लुबे लबाब ये समझाता हूं, अभी भी दो जो है शख्स जिन पे उम्मीद है, काजी फयाज ईसा है और जस्टिस और दूसरे जनरल आसिम मुनीर, सारे का सारा कहते हैं दे हैव बर्डन ऑन द शोल्डर्स, they are the only one has have situation to change and I wish they can, they should, इसके बगैर दे मस्ट तारड़ साहब, मस्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तारड़ साहब जो आपने बात की, वो जो लोग आगे खड़े होते हैं तारड़ साहब, वो कहते हैं कि हमारा जो डेवलपिंग वर्ल्ड में हम लोग बैठे हुए हैं और अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड में हम बैठे हुए हैं, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम तो 2 वक्त के खाने के अलावा सोचते ही नहीं हैं। हम ये सोचते हैं जी सुबह केड़ी रोटी खानी है, तो फिर सुबह सोचते हैं रात को क्या, रात को सुधी कहते सवेरे की। तार साहब ये जो बातें आप, ये प्लानिंग तो वो करे जिदे वो की पंजाबी जिदे घर दाने होते कमले भी सियाने, प्लानिंग तो वो करे जिसके पास पैसा रिजर्व हो। हम तो वो जिसने 2 स्क्वायर मील, हम तो 2 स्क्वायर मील के चक्कर में जो है ना, तो मैं मेजॉरिटी पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, तो जिनके पास जो सिक्योर हो जाए वो फिर प्लानिंग करते हैं लंबी और आगे का सोचते हैं। लेट्स सी तार साहब, आज का दिन बड़ा अहम है। आई विश के पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आए, एक ऐसी तब्दीली आए जो आम आदमी के लिए बेहतर हो, इकॉनमी अच्छी हो, डेवलपमेंट हो। और हम जो बातें कर रहे हैं वो जो हम हमारे अंदर जो हमें जिसे कहते हैं ना एक शक है, फिक्र है, लेकिन ये ऐसे ही ना कर दे जिस तरह आपने एक पिक्चर खींची है
ये हमें गलत साबित करें तारड़ साहब, अपनी परफॉर्मेंस से, अपने डिलीवरी से, ये हमें गलत साबित करें। ये ना हो कि हम 2 साल बाद, साल बाद यही बातें कर रहे हैं और हम अपनी जो आर्गूमेंट्स हैं उनको सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स इसी गुफ्तगू से दे रहे हो। थैंक यू वेरी मच सारे तारड़ साहब। सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच।